बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने जिन टॉपिक्स को स्टडी कर लिया था वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे। उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने दो चीज़ों को स्टडी कर लिया अब तक। एक ये कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड या ब्लड क्या होता है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड के सेल्स क्या हैं। दूसरा जो टॉपिक हमने स्टडी किया वो हमने स्टडी किया पंपिंग ऑर्गन द हार्ट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ हार्ट क्या है, ईसीजी क्या होती है। तीसरा हमारे पास जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट्स रह गया और वो है ब्लड वेसल से रिलेटेड कि ब्लड वेसल्स क्या होती है और कितनी तरह की होती है। देखिए ब्लड वेसल्स जो हम स्टडी करते हैं ना उसके अंदर एक जो कैटेगरी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं आर्टरीज की। दूसरी जो हम कैटेगरी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कैपिलरीज की। और तीसरी जो कैटेगरी हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं वेन्स की। पहले हम आर्टरी, वेन और कैपिलरी के लेवल पर ना लेयर्स को स्टडी कर लेते हैं, फिर हम फर्दर जो है चीज़ों को स्टडी करेंगे। आर्टरीज के लेवल पर हम कहते हैं तीन तरह की लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर, एक मिडल लेयर और एक इनर लेयर। कैपिलरी के लेवल पर एक लेयर होती है, उसे हम इनर लेयर, जो इसे इनर लेयर मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि जो आपको आर्टरी की इनर लेयर और वेन की इनर लेयर नजर आएगी ना उस जैसी लेयर होती है तो हम कहते हैं लेयर एक ही है, उसको हम इनर लेयर का नाम नहीं देते। मैंने इनर इस वजह से लिखा क्योंकि उनके इनर लेयर जैसी है, आर्टरीज और वेन्स की इनर लेयर जैसी। ठीक है बेटा, तो कैपिलरी की एक ही लेयर है, वन सेल थिक। वेन्स की तीन लेयर्स मौजूद होती हैं, उसमें एक आउटर लेयर है, एक मिडल लेयर है, एक इनर लेयर है। देखिए जो आउटर लेयर होती है ना आर्टरीज की वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है। किस चीज से मिलके बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है। ठीक है बेटा, और जो मिडल लेयर है बेटा वो मिलके बनी हुई है मस्कुलरिस लेयर है, ये मसल से मिलके बनी हुई है। कौन से मसल्स मौजूद होते हैं यहाँ पे बेटा? स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। और जहां पर स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे वहां पर आपको जो अरेंजमेंट नजर आएगा वो इस तरीके से होगा कि हम कहेंगे इनर जो स्मूथ मसल की लेयर है वो सर्कुलर है और जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। इस तरीके से स्मूथ मसल्स जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं। जो आर्टरीज की इनर लेयर नजर आती है ना बेटा वो एंडोथीलियम की होती है। किसकी होती है? एंडोथीलियम की लेयर होती है। कैपिलरीज के अंदर मैंने आपको कहा कि एक ही लेयर मौजूद है और वो जो लेयर है वो एंडोथीलियम की लेयर है। वेन्स के अंदर बिल्कुल वैसे तीन लेयर्स मौजूद हैं जैसे आपको आर्टरीज के अंदर तीन लेयर्स नजर आ रही हैं, लेकिन जो वेन्स के अंदर मस्कुलरिस लेयर होती है ना उसे हम कहते हैं कि ये थिन होती है और इसके अंदर जो है वो मसल्स का अरेंजमेंट जो होता है ना वो लेस होता है एज कंपेयर टू द आर्टरीज। अब कैपिलरीज में सिर्फ ही एक लेयर मौजूद है, कैपिलरीज में बाकी दो लेयर्स मौजूद नहीं होती। इन बातों को आपने याद रखना है। हम चलते हैं कि किस तरीके से आर्टरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है बेटा। आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर मैंने आपको कहा स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं और इन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी होती है एंड रिलैक्सेशन भी होती है।
ये जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं इट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जब ये नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेटेड होता है तो इट इज इन्वॉल्व इन द वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो टर्म जो है वो वेसल से डिराइव हुई है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सुकड़ जाना, ठीक है बेटा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना। तो जब नर्वस स्टिमुलेशन जो है वो स्टिमुलेट होगी तो उस वक्त आर्टरीज जो है उसकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टिमुलेशन नहीं होगी तो वेजो डायलेशन होगी। देखें ये हमारे पास एक वेसल है जिसे हम कह देते हैं आर्टरी है, इसकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि ये ऐसे, ये वाला एरिया जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का हम नाम दे रहे हैं जैसे, ठीक है बेटा। तो हमने कहा नर्वस और एंडोक्राइन दोनों कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है। अगर आप बात करते हैं ना बेटा वेन्स कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज के अंदर हम कहते हैं कि इसका ना डायमीटर जो होता है वो ह्यूज होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? ह्यूज होता है। क्यों ह्यूज होता है? क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना होता है, तो इस वजह से इफेक्टिवली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है। हम यहाँ पर डिफरेंट वेसल्स के अंदर स्पीड को भी मेजर करेंगे कि स्पीड कहाँ पर ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। हम ब्लड प्रेशर को भी देखेंगे, हम डायमीटर को भी देखेंगे, तीनों चीजें वो आपको डिफरेंस में नजर आ देंगी। अब जो कैपिलरीज होती है ना, इनका डायमीटर हम कहते हैं इट इज एक्चुअली controlled by the endocrine system as well as several chemicals। जैसा कि हिस्टामिन है, ये इनके डायमीटर को एक्चुअली कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। हिस्टामिन बेसिकली एक केमिकल है जो इसके डायमीटर को कंट्रोल करेगा। तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी इससे, आर्टरीज से, कैपिलरीज से और वेन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि कुछ मजीद बातें कि जो हमारे पास आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, इनका डिफरेंस और यहाँ पर जितनी स्पीड है। और इससे पहले हम सीक्वेंस एक स्टडी कर लेते हैं। देखिए ब्लड से, हार्ट से जो निकलने वाली सबसे पहली वेसल होती है ना, उसको हम नाम देते हैं एओर्टा का। एओर्टा के अंदर याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। एओर्टा आगे ओपन होता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज आगे ओपन होती हैं आर्ट्रियोल्स के अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्ट्रियोल्स ने आगे कैपिलरीज में ओपन होना होता है। कैपिलरीज आगे ओपन होती हैं वेन्यूल्स के अंदर, छोटी वेन्स में। वेन्यूल्स आगे ओपन होती हैं वेन्स के अंदर, और वेन्स आगे किसके अंदर ओपन होती हैं? वेना केवा के अंदर। देखिए यहां पर मौजूद था हार्ट, हार्ट से ब्लड गया एओर्टा के अंदर, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन्स के अंदर, वेन से वेना केवा, और वेना केवा से दोबारा हार्ट के अंदर। तो ये प्रॉपर एक सीक्वेंस है। अब आप देखें कि मैंने आपको कहा एओर्टा जो है इसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक आर्टरी ही है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये एक लार्जर या ह्यूज आर्टरी है जिसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, ठीक है। फिर आर्ट्रियोल्स आगे कहां पर ओपन हुई? कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज के लेवल पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, तो कैपिलरीज के लेवल पर हम कहते हैं दोनों ब्लड मौजूद होते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका एक्सचेंज हो गया, और सेल से जो है वो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के अंदर जा रही है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। कैपिलरीज के बाद जो वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा है, इनके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मैंने आपको कहा था कि जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, और जितनी भी वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन।
तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या एग्जिस्ट करता है, और ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लाजमी एमसीक्यू होते हैं। ठीक है बेटा, आपने इस टेबल को लाजमी प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है इनका रोल कि दे ट्रांसपोर्ट द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द कैपिलरीज। ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द कैपिलरीज। तो ये बेसिकली आर्टरी एक ऐसी वेसल है जिसने पूरी बॉडी के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ब्लड, और फिर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो कैपिलरीज के लेवल पर होता है। इस वजह से आखिरी बात लिखी हुई है थ्रू द कैपिलरी। जो वेन्स होती हैं दीज कलेक्ट द ब्लड। मैंने आपको कहा वेन्स ने अल्टीमेटली वेना केवा में ओपन होना है और वेना केवा ने ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना है, तो हम कहते हैं दीज एक्चुअली कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से कलेक्ट करने के बाद किसकी तरफ लेके आना है, हार्ट की तरफ लेके आना है। दीज कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट इट टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये हमें इनका रोल पता चल गया। कैपिलरीज हैं, दे लिंक द आर्टरीज एंड द वेन्स, उनको लिंक भी कर रही है, और कैपिलरीज के लेवल पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो रहा है। All the arteries carry the oxygenated blood except the pulmonary artery. All the veins carry the deoxygenated blood except the pulmonary vein. These have mixed oxygenated and deoxygenated blood. तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जितनी आर्टरी है सबके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज हो रही है, पल्मोनरी ट्रंक से अराइज हो रही है। पल्मोनरी ट्रंक कहाँ पर मौजूद होता है, आपके राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है, जिसकी बेस के ऊपर सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं। और पल्मोनरी आर्टरीज का रोल क्या होता है, दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग्स फॉर विच पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। जब उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा होता है। तो ये हमने कुछ बातें पढ़ी थी। अब देखिए आर्टरीज के लेवल पर क्या कोई वेल्व मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि ज्यादातर वेल्व जो होते हैं ना वो वेन्स के अंदर होते हैं। कैपिलरीज के अंदर भी आपको नजर नहीं आते हैं, आर्टरीज के लेवल पर आपको सिर्फ कुछ जगह पर नजर आएगा, जैसा कि पल्मोनरी ट्रंक के लेवल पर, जैसा कि बेस ऑफ एओर्टा के लेवल पर। उसके अलावा आपको आर्टरीज के अंदर प्रॉपर वेल्व नजर नहीं आता। तो इस वजह से लिखा है देयर आर नो वेल्व्स इन देम एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टा। जहां पर कौन से वेल्व मौजूद होते हैं, सेमिल्यूनर वेल्व मौजूद होते हैं। वेल्व्स आर प्रेजेंट, दीज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो वेन्स के अंदर जो है वो प्रॉपर वेल्व्स मौजूद होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोक रहे होते हैं। अब आर्टरीज में क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो फिर हम कहते हैं कि एक साइड ही फ्लो होता है। वो स्पीड वाली बात मैं आपको समझाऊंगा कि कहां पर ज्यादा है, अभी लास्ट में समझाता हूं। कैपिलरीज के लेवल पर कोई वेल्व मौजूद नहीं होता। उसके बाद आर्टरीज के लेवल पर हाई ब्लड प्रेशर है। अब देखेंगे ब्लड प्रेशर वाली बात का अंदाजा कैसे होगा। वो तमाम स्ट्रक्चर जो हार्ट के करीब करीब होंगे, जिस तरफ हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है वहां पर प्रेशर भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि एक आपके पास ना पाइप है पानी वाला। वो पानी वाला पाइप जो है अगर आप उससे घर के अंदर किसी ग्रोसरी प्लांट के अंदर छिड़काव कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि उस जो वो पास एरिया के अंदर पानी जा रहा होगा ना, वहां पर वो पानी प्रेशर के साथ जा रहा होगा, लेकिन जितना दूर वो पानी जा रहा होगा उतना कम प्रेशर के साथ जा रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप घर के अंदर इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक मोटर लगी हुई है घर के अंदर। अब अगर आप देखें कि उस मोटर से डायरेक्ट आपने पानी का फ्लो लिया हुआ है ना, तो वहां पे पानी का प्रेशर ज्यादा है। फिर अगर वही पानी किसी पाइपलाइन से गुजर के आपके ड्राइंग रूम के अंदर जा रहा है ना, तो वहां पर पानी का जो प्रेशर है वो कम है। तो जितना हम अवे जा रहे हैं प्रेशर उतना कम हो रहा है। तो एओर्टा, आर्टरीज, ये तमाम वो स्ट्रक्चर हैं जिनकी तरफ हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। यहाँ पर आपको प्रेशर भी ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे प्रेशर डिक्लाइन करता रहेगा, और वो प्रेशर जो है वो कैपिलरीज और वेन्स के अंदर तो आपको बिल्कुल कम मिलेगा। इस वजह से जब हमने ब्लड प्रेशर को मेजर करना होता है ना, तो हम आर्टरीज के लेवल पर मेजर करते हैं। आगे बेटा बात समझ। तो ये लिखा हुआ है हैव द हाई ब्लड प्रेशर, हैव लो ब्लड प्रेशर, फॉलिंग प्रेशर इन दीज। कैपिलरीज के अंदर हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली क्या हो गया, फॉल कर रहे हैं। स्पीड की भी हम ऐसे ही बात करते हैं। आर्टरीज के लेवल पर स्पीड मैक्सिमम होती है। क्यों?
क्योंकि हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड किधर गया, आर्टरीज के अंदर गया। जब आर्टरीज के अंदर गया तो वहां से एओर्टा से आर्टरीज के अंदर गया तो वहां पे स्पीड भी ज्यादा है। कैपिलरीज के लेवल पर जाके ये स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है। वेन्स के लेवल पर जाकर अगेन स्पीड ने थोड़ा सा बढ़ना होता है। तो यहां पर एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर रही है। देखिए आप प्रेशर को मेजर करेंगे ना तो हम कहते हैं कि जो प्रेशर है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं ना वैसे वैसे प्रेशर कम होता जा रहा है सीक्वेंस के मुताबिक। लेकिन अगर आप स्पीड को देखेंगे, स्पीड सबसे ज्यादा आर्टरीज में है, सबसे कम कैपिलरीज में है और वेन्स के लेवल पर जाके दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। व्हाई इट इंक्रीज एट द लेवल ऑफ वेन्स, इस वजह से ताकि ब्लड को वापसी हार्ट की तरफ पुश किया जाए। अगर तो कैपिलरीज के बाद वेन्स में बिल्कुल स्पीड मिनिमम हो जाती है ना तो ब्लड वेन्स के लेवल पर जाके स्टक हो जाता, वेना केवा के अंदर भी ना जाता और वेना केवा से दोबारा हार्ट के अंदर भी ना आता। तो वो किस तरह से दोबारा स्पीड गेन होती है, तो हम कहते हैं प्रॉपर मसल्स की मूवमेंट से, क्योंकि वेन्स के लेवल पर मसल्स हैं, कैपिलरीज के लेवल पर मसल्स नहीं है। कैपिलरीज के लेवल पर क्यों आखिर स्पीड सबसे मिनिमम होती है, बिकॉज जितना कम स्पीड होगी, जितना आहिस्ता ब्लड गुजरेगा, उतना इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा बिटवीन द कैपिलरीज एंड द सेल्स। आगे बेटा ये वाली बात समझ। तो कैपिलरीज के लेवल पर स्पीड मिनिमम, वेन्स के लेवल पर स्पीड दोबारा गेन हो जाती है मसल्स के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेव ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स ड्यू टू हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड। मैंने आपको कहा था ना कि पल्स को हम कहाँ पे मेजर कर सकते हैं, आर्टरीज के लेवल पर। यहाँ पर भी पल्स मेजर नहीं कर सकते, यहाँ पर भी पल्स मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो बहुत कम होता है। ब्लड फ्लो रैपिड है आर्टरीज के लेवल पर 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड इन द एओर्टा एंड डिक्रीजेस इन द आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। यानी एओर्टा जो है वो फर्स्ट एक वो पार्ट है जो डायरेक्टली हार्ट से अराइज हो रहा है और वहां पर आपको स्पीड जो है वो मैक्सिमम नजर आ रही है। फिर आगे आर्टरीज में थोड़ी सी कम होगी, कैपिलरीज में बिल्कुल कम होगी, वेन्स के लेवल पर जो है वो स्पीड थोड़ी सी दोबारा आना शुरू हो जाती है। आर्टरीज से तो कम होती है लेकिन कैपिलरीज के मुकाबले में ज्यादा होती है वेन्स के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने फिर बताया हुआ है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स। यहाँ पर थोड़ा सा रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड फ्लो स्लोएस्ट लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये बात मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दी कि क्यों स्लो होता है। यहाँ पे जो आर्टरीज होती है ना उनका बोर स्मॉलर होता है और वॉल थिक होती है, क्योंकि मस्कुलर लेयर जो होती है ना इनकी थिक होती है। जो वेन्स होती है उनका जो बोर हम कह रहे हैं उनके होल को कह रहे हैं, ठीक है। इनका जो बोर होता है ना वो थोड़ा सा आर्टरीज से बड़ा होता है। सबसे ज्यादा बोर आपको कैपिलरीज का नजर आता है। लार्जर बोर्स वॉल 1 सेल थिकनेस, 1 सेल थिक इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि लेयर ही एक मौजूद है जो एंडोथीलियम की लेयर है। अब बोर का हमें अंदाजा हो गया, बोर हम डायमीटर को भी कह रहे हैं। तो डायमीटर सबसे ज्यादा किसका है, कैपिलरीज का, कैपिलरीज से कम वेन्स का और सबसे कम किसका है, आर्टरीज के। आगे बेटा बात समझ। उसके बाद देखिए थिक मस्कुलर लेयर है एंड इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट। इलास्टिसिटी हेल्प चेंजिंग द पल्सेटिंग फ्लो ऑफ द ब्लड। इस इलास्टिसिटी की वजह से हम कहते हैं कि प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन हो रहा होता है। मस्कुलर लेयर एंड द लेस इलास्टिक फाइबर सो दे आर लेस इलास्टिक। यहाँ पर जो मस्कुलर लेयर होती है ना वो लेस इलास्टिक होती है। नो मसल्स आर द इलास्टिक फाइबर्स, क्योंकि एक ही सेल थिक है और वो एंडोथीलियम की लेयर है। नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सिर्फ कैपिलरीज के लेवल पर ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। तो ये हमने बेटा पढ़ा इसका डिफरेंस कि क्या बेसिकली डिफरेंस होता है आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर और कैपिलरीज के अंदर। नेक्स्ट हम बेटा देखते हैं कि ये जो दो डायग्राम है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है। देखिए बेटा ऊपर वाली जो डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है ना वहां पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दिया हुआ और ये दिया हुआ आर्टरीज के अंदर। पहले मैं बता देता हूँ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक मैंने आपको कहा था ना कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वजह से जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड ने तेजी से निकलना है वेंट्रिकल से एओर्टा में, तो उस वक्त आपको जो ब्लड प्रेशर नजर आएगा वो भी ज्यादा नजर आएगा। तो हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी।
और जो डायस्टोलिक होता है ये वो ब्लड प्रेशर है जहां पर हम कहते हैं रिलैक्सेशन के दौरान जो ब्लड प्रेशर और उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हम रेंज बताते हैं 75 to 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर कुछ बुक्स के अंदर जो है वो डायरेक्ट 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी दिखाया गया। देखिए बेटा यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई जा रही है ना वो एओर्टा, आर्टरीज, वेन्स, वेना केवा, कैपिलरीज के अंदर जो है वो मीन प्रेशर दिखाया जा रहा है। यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर जो है वो कितना डिफरेंस होता है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के अंदर। तो आर्टरीज के अंदर आपको बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर। के सिस्टोलिक जो है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक कितने है 75 to 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर जो डिफरेंस है ना वो कैपिलरीज के अंदर कम हो रहा है और वेन्स के अंदर बिल्कुल फ्लैट हो गया, यानी कि इनके दरमियान डिफरेंस बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलमोस्ट ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है और ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ भी है कि दिस ग्राफ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द फॉलिंग ब्लड प्रेशर या फिर अ डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इन द कैपिलरीज एज वेल एज इन द वेन्स। तो वो प्रॉपर आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से जो है वो इनके अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ये मीन प्रेशर जो है वो इनका एवरेज प्रेशर है। यहाँ पर जो बात एक्सप्लेन की हुई है वो इनकी की है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। अगर आप देखेंगे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ग्राफ ऐसे आ रहा है, कैपिलरीज के लेवल पर ऐसे एक्सटेंड और फिर वेन्स के लेवल पर ऐसे फिर एक दफ़ा नीचे आ गया। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि एओर्टा, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर जो है वो डायमीटर और साथ में स्पीड जो है वो वेलोसिटी भी दिखाई गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन की हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है वो स्पीड कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, डायमीटर किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ब्लड प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो ये कुछ MCQs जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा हमने डिस्कस करना है लिम्फेटिक सिस्टम। आपने पढ़ा हुआ है कि इन केस ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए एक एडिशनल सिस्टम भी मौजूद होता है। और ये जो एडिशनल सिस्टम मौजूद होता है ना इसको हम नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। इस लिम्फेटिक सिस्टम के बड़े रोल हैं जिसमें एक रोल आपको फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी मिलेगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, ब्लड की किस चीज से फिल्ट्रेशन करवाना, ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाना फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। आगे बेटा बात समझ। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। जिस तरह से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आया और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको प्रॉपर वेसल्स नजर आ रही हैं, वैसे आपको लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी प्रॉपर वेसल नजर आएंगे। जिस तरीके से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड नजर आया, यहाँ पर भी आपको सर्कुलेटिंग फ्लूइड नजर आएगा। तो हम पहले लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम बाकी चीजें देखते हैं। यहां पर लिख देता हूं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। बेटा लिम्फेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उन कंपोनेंट्स के अंदर आपको जो मेजर कंपोनेंट्स नजर आएंगे ना वो इसकी हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ नोड्स और लिम्फ। जो लिम्फेटिक वेसल होती है ना वो कौन कौन सी है? एक तो आपको लिम्फेटिक कैपिलरीज नजर आएंगी यहां पे, और दूसरा आपको नजर आएंगी यहां पर लिम्फेटिक डक्ट। जिस तरह से आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है ना बेटा वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती है। अगर आप ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज का कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है ना
इसका एक एंड ब्लाइंड होता है, वन एंड ब्लाइंड, अंधा है एक एंड, यानी कि पोर जो है वो सिर्फ एक साइड, सॉरी जो बोर मौजूद है ना वो सिर्फ एक साइड पे है, दूसरी साइड पे नहीं। वन एंड ब्लाइंड होगा, देखें ऐसे होगा, देखिए ये वाला एंड ब्लाइंड यानी बंद है, दूसरा एंड खुला हुआ है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। जब आप ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक कैपिलरी का कंपैरिजन करते हो ना, तो आपको एक बात का तो ये भी अंदाजा होता है कि लिम्फेटिक कैपिलरी इज हाईली पोरस एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरी। तो एक तो हमें लिम्फेटिक कैपिलरी का अंदाजा हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि लिम्फेटिक डक्ट कौन सी होती है। लिम्फेटिक डक्ट ना बेटा आपको बुक के अंदर एक ही नजर आ रही है, एक मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह की है। एक को हम नाम देते हैं थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट का, दूसरी को हम कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट ये दो हैं बेटा। जो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट होती है ना, इसका रोल होता है आपकी लेफ्ट साइड से जितना भी लिम्फ इकट्ठा होना है ना, उसको सारा का सारा इकट्ठा थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में होता है। राइट लिम्फेटिक डक्ट को हम राइट कह ही इसी वजह से रहे हैं बिकॉज इट कलेक्ट्स द लिम्फ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी। तो इनका काम है लिम्फ को इकट्ठा करना। हम बार बार लिम्फ की बात कर रहे हैं, आखिर लिम्फ होता क्या है? लिम्फ क्या है? लिम्फ इज एक्चुअली द ट्रांजिट between interstitial fluid and blood। लिम्फ जो होती है ना वो एक दरमियानी कैफियत है। आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है या जो ब्लड होता है, उन दोनों की जो दरमियानी कैफियत होती है ना, उसको हम लिम्फ का नाम देते हैं। बेटा इस डायग्राम से बताता हूं, ये जो डायग्राम है ना, इसके अंदर आप देखेंगे ये आपको एक ब्लड कैपिलरी दिखाई हुई है, एक साइड पे लिम्फेटिक कैपिलरी दिखाई हुई है। ये आपको इसका एंड ब्लाइंड नजर आ रहा है लिम्फेटिक कैपिलरी का। वन एंड इज एक्चुअली ब्लाइंड लिम्फेटिक कैपिलरी का। तो आप देखें जहां पर जो ये जो सेल्स मौजूद हैं बॉडी के सेल्स, इन सेल्स के बाहर जितना भी फ्लूइड होता है ना, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम भी देते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम भी देते हैं, और इसको हम टिश्यू फ्लूइड का नाम भी देते हैं। क्या कहा मैंने आपको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, ये सारे यही हैं। तो बेसिकली लिम्फ क्या होता है? हम कहते हैं कि जो फ्लूइड ब्लड के अंदर मौजूद है, ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है, उसको हम ब्लड का नाम दे रहे हैं। वही फ्लूइड जब टिश्यू के लेवल पर आता है तो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। वही फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरी में आता है तो लिम्फ कहलाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट दैट लिम्फ इज एक्चुअली द ट्रांजिट बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड। अब देखिए जो ब्लड वेसल से या ब्लड कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक आउट होता है ना, तो उसके अंदर याद रखिएगा जितने लार्जर पार्टिकल्स होते हैं ना, ब्लड के अंदर सेल्स भी मौजूद हैं, वो लीक आउट नहीं हो सकते। रेड ब्लड सेल्स लीक आउट नहीं होंगे, प्लेटलेट लीक आउट नहीं होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स में से सिर्फ कुछ चीजें लीक आउट होंगी जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स लीक आउट हो जाते हैं, और मैक्रोफेजेस लीक आउट यानी मोनोसाइट लीक आउट हो जाते हैं। तो ये वो कुछ मटेरियल होते हैं जो लीक आउट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। अब हम बाकी चीजों को देखेंगे। हमें लिम्फ का अंदाजा हो गया, वापसी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको कहा था कि लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ है। लिम्फ नोड्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स को हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द प्रोजेक्शंस along the passage of lymphatic vessels। प्रोजेक्शंस है, उभार है, और इनको आप कहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? इनको आप अपने ग्रॉइन रीजन के अंदर
ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको आप नेक रीजन के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रॉइन रीजन है, नेक रीजन है, और साथ में हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द आर्म पिट। साइड ऑफ द नेक, आर्म पिट, ग्रॉइन रीजन जो थाई के मीडियल साइड के ऊपर रीजन मौजूद है, यहां पर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सिलरी रीजन भी आप कह रहे हैं आर्म पिट के लेवल का। तो ये वो पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहां पे ना आपको वो गिल्टियां टाइप नजर आती हैं, प्रोजेक्शंस नजर आते हैं, उनको हम बेसिकली कहते हैं कि ये लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स का रोल क्या होता है? इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करवाना। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड्स की कंपोजिशन में है क्या, लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स, और वो लिम्फोसाइट्स जो है वो बेसिकली क्या करवा रहे हैं, किलिंग करवा रहे होते हैं। किलिंग किसकी? फॉरेन पार्टिकल्स की। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो ये तो हमें अंदाजा हो गया कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ना, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर ना डायग्राम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे बुक के अंदर जो है इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरी। हमारी बुक की एक लाइन लिखी हुई है जिसमें यह बताया हुआ है कि ऑन द डेली बेसिस जो ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड लीक आउट हो रहा होता है ना, इट इज एक्चुअली 3 लीटर मोर लीक आउट देन इट कम्स बैक। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड कैपिलरी से लीक आउट होने वाला, फर्ज करें मटेरियल फ्लूइड जो है वो 30 लीटर है, 27 लीटर तो फौरन वापसी आ गया, 3 लीटर वापसी नहीं आया। 3 लीटर जो है वो बेसिकली टिश्यू फ्लूइड बना, टिश्यू फ्लूइड से ये गया लिम्फेटिक कैपिलरी में, और फिल्टर होने के बाद प्रॉपर फिर तरीके से वापसी आया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर फ्लूइड जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर मौजूद है तो वो ब्लड है। ब्लड से ब्लड कैपिलरी जो है वो पोरस होती है, फ्लूइड लीक आउट होके क्या बन गया, टिश्यू फ्लूइड बन गया। मैंने आपको कहा कि जो टिश्यू फ्लूइड बनता है ना, ब्लड में से कुछ सर्टेन चीजें ही लीक आउट होती हैं, सारी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लड कैपिलरी का डायमीटर इतना ज्यादा नहीं होता, और जो पोरस हैं, पोर्स मौजूद है, वो उनका जो डायमीटर वो इतना ज्यादा नहीं है कि मटेरियल सारा का सारा जो है वो बाहर को लीक आउट हो जाए। अब फिर वहां से ये मटेरियल जो है वो जाता है लिम्फेटिक कैपिलरी में। लिम्फेटिक कैपिलरी इज हाईली पोरस एंड वन एंड इज एक्चुअली ब्लाइंड। इस तरफ आ गया, वहां से ये मटेरियल गुजर रहा है लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड के लेवल पर प्रेजेंट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है ना वो बेसिकली क्या करवा रहे हैं, किलिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स करवा रहे हैं। उसके बाद जो है यही जा रहा है लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। ये देखें आगे लिम्फेटिक डक्ट में, और लिम्फेटिक डक्ट आगे हमारी ब्लड वेसल के अंदर ओपन हो रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपकी ब्लड वेसल में कौन सी वेसल में ओपन हुई है, उसको हम नाम देते हैं सबक्लेवियन वेन का। सब का मतलब होता है बिलो, क्लेवियन टर्म क्लेविकल से, इसका मतलब है क्लेविकल के आसपास ये वेन पड़ी है, जिसके अंदर जाके वो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट जो है वो ओपन हो गई। वेन के अंदर क्यों ओपन हुई? क्योंकि हमने फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किया, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं किया, इस वजह से सबक्लेवियन वेन में ओपन हुई। वेन वेना केवा में, वेना केवा इसको हार्ट के अंदर लेके जाएगा, ब्लड फिल्टर हो गया, उसकी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होगी और फिर बॉडी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। लिम्फ नोड्स के लेवल पर जो है हमने कहा किलिंग ऑफ द मटेरियल हो गई है प्रॉपर। तो ये प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स होती हैं ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है, जहां पर हमने लैक्टील्स को पढ़ा था। लैक्टील्स आर द वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और वहां पर बेसिकली क्या आया, हमारे फूड के मटेरियल भी आया, हमारा ब्लड भी आया। तो लैक्टील्स जो है वो बेसिकली हमारे जो ओवरऑल लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसका एक हिस्सा लैक्टील्स भी हैं, और उसके अंदर जो है वो फूड भी ट्रैप हो रही है प्रॉपर। तो लैक्टील्स के अलावा हमने कुछ लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पर भी पढ़ी, और साथ में हमने लिम्फेटिक सिस्टम का रोल भी पढ़ लिया। इसका काम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करवाना होता है, और फिर वापसी उस ब्लड को हमारे सर्कुलेटिंग फ्लूइड का हिस्सा बना देना है, ब्लड का हिस्सा बना देना है।
तो उसके बाद हमने कहा कि ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो कौन कौन से चीज़ों से फिल्टर करवा रहा है। तो हमने कहा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी किलिंग करवा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रॉपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम भी है, हमारी बॉडी का हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए। तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली। यहाँ पर मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देता हूँ जिसमें आपको लिम्फ नोड्स भी प्रॉपर दिखाए गए। ये देखिए बेटा, आपको लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म पिट नजर आ रहे हैं, ये ग्रोइन रीजन के अंदर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर साइड ऑफ द नेक के लेवल पर भी आपको लिम्फ नोड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास है ये लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द चेस्ट है, ये यहाँ पर ग्रीन से शो कराया हुआ है, और ये अल्टीमेटली ना सबक्लेवियन वेन के अंदर ओपन होती है। सबक्लेवियन वेन को प्रॉपर यहाँ दिखाया हुआ नहीं है। ये आपको लिम्फ नोड्स एक्सिलरी रीजन के जो अंडर द आर्म पिट रीजन मौजूद है, ये आपको ग्रोइन रीजन के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये लिम्फ नोड साइड ऑफ द नेक पर नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो सारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं ना वो मौजूद होती हैं। तो ये हमने पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम का रोल क्या होता है बेटा। तो हमारा जो यूनिट था, यूनिट नंबर 9, उसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो इतने ही थे कि पंपिंग ऑर्गन द हार्ट को एक्सप्लेन कर दें, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्सप्लेन कर दें, और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं उनको एक्सप्लेन कर दें, और सर्कुलेटिंग फ्लूइड द ब्लड क्या होता है। तो यूनिट नंबर 9 यहीं पे कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 10 के अंदर जो टॉपिक्स है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। है तो वो इसी चैप्टर 14 का हिस्सा, लेकिन यूएचएस ने उसे एक अलग यूनिट बना दिया, तो हम उसको भी देखते हैं। जहाँ तक बेटा कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बेटा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।